नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें अपन ने मिश्रण पढ़ा, मिश्रण के प्रकार पढ़े। पहले मिश्रण के 2 प्रकार पढ़े, फिर विलयन पढ़ा, विलयन के 2 प्रकार पढ़े, संतृप्त और असंतृप्त। फिर अपन ने पढ़ा कोलाइडी विलयन, फिर अपन ने निलंबन पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं कि इन मिश्रण के घटक जो होते हैं, इन घटकों को पृथक्करण करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि विषमांगी जो मिश्रण होता है उनको पृथक करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे इनको हाथ से चुनकर या छन्नी से छानकर आदि प्रकार से इसको अलग किया जा सकता है। जैसे कि विषमांगी मिश्रण का अगर उदाहरण देखें तो गेहूँ जो होते हैं, गेहूँ के कण जो होते हैं, इन गेहूँ के कणों में जब पत्थर मिल जाते हैं या भूसा होता है तो उसको सामान्य तौर पर अपन घरों में देखते हैं कि उसको चुन करके या छन्नी से छान करके अलग करते हैं। फिर देखते हैं कि रंग वाले जो घटक होते हैं, डाई वाले, उन घटकों को जैसे नीले या काले रंग की स्याही से गर्म करके उनको वाष्पीकरण विधि के द्वारा पृथक करते हैं। फिर दूध से क्रीम को अगर दूर करते हैं तो उसको अलग कैसे किया जाता है, अपकेंद्री विधि के द्वारा अलग करते हैं। अपकेंद्री विधि के सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेज़ी से घुमाया जाता है, जब इसको रोटेट किया जाता है तेज़ी से, तो इसमें जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जो होते हैं ऊपर रह जाते हैं। इसके अगर प्रयोग की बात करें तो सबसे पहला इसका अनुप्रयोग देखते हैं कि मेडिकल फील्ड के अंदर इसका जो प्रयोग होता है वो होता है रक्त या मूत्र के जांच में, प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है। फिर डेयरी में देखते हैं तो ये क्रीम से मक्खन को निकालने में अपकेंद्रीय विधि का प्रयोग करते हैं। कपड़े धोने में जो वॉशिंग मशीन जो काम में ली जाती है, इस मशीन में भीगे हुए जो कपड़े होते हैं उनसे जल को निचोड़ने में अपकेंद्रीय विधि का प्रयोग होता है। इसके बाद देखते हैं कि 2 अघुलनशील द्रव जो हैं, उन द्रवों के जो मिश्रण हैं उनको अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कीप का प्रयोग करते हैं। जो दोनों ही द्रव है और अघुलनशील है, जैसे तेल और जल का जो मिश्रण है उसको अगर दूर करना है, अलग अलग करना है, तो इन मिश्रण को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कीप के द्वारा अलग करेंगे। जिसमें जो जल होता है वो भारी होता है, जो नीचे निकल जाएगा कीप के माध्यम से, और ऊपर तेल तेल बचेगा। ठीक है। फिर देखते हैं इसका दूसरा अनुप्रयोग कीप का कि धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करने में। इसमें क्या होता है कि हल्के हल्के जो स्लेग आते हैं, स्लेग यानी कि धातुमल कचरा जो होता है उसको ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। आपस में नहीं मिलने वाले जो द्रव होते हैं उनके घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों को पृथक करते हैं। फिर देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा कपूर और नमक का जो मिश्रण होता है उसको अलग किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थेलीन, एंथ्रासीन इत्यादि जो ऊर्ध्वपातित होने वाले ठोस पदार्थ हैं। काली स्याही में डाई के रंग को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी, वो नीली स्याही के अंदर अपन ने देखा था कि वाष्पीकरण करने के उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन काली स्याही के रंग होते हैं, इस रंग को क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग किया जा सकता है, जिसका प्रयोग जो है उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। यानी कि क्रोमेटोग्राफी के द्वारा उन विलेय पदार्थों का पृथक करते हैं जिसमें एक ही पदार्थ के विलायक के अंदर ये घुले रहते हैं। इसका अनुप्रयोग देखते हैं कि जो डाई के अंदर रंग होते हैं उनको अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। रक्त के अंदर नशीला पदार्थ या ड्रग सेवन के बाद में जब इसको अलग करना हो तो डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। ये अघुलनशील पदार्थ थे। अब आता घुलनशील, 2 घुलनशील द्रव हैं उनका मिश्रण जो है वो अघुलनशील द्रव थे जिनका मिश्रण को कीप के द्वारा दूर करते थे या फिर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा दूर करते थे।
अब जब घुलनशील आ गए हैं तो इस मिश्रण को दूर करने के लिए सब आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस आसवन विधि का उपयोग ऐसे मिश्रण को दूर करने में या पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जिनके घटकों के क्वथनांक जो होते हैं उसके मध्य अंतराल अधिक होता है, तो उसमें आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जिनके क्वथनांक का जो अंतर होता है वो 25 केल्विन से कम होता है, उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि और आसवन विधि, आसवन विधि वहाँ प्रयोग में ली जाती है जहाँ क्वथनांकों के मध्य का जो अंतराल होता है वो अधिक होता है, और प्रभाजी आसवन विधि वहाँ प्रयोग में ली जाती है जहाँ पर क्वथनांक का जो अंतर होता है वो 25 केल्विन से कम होता है। जैसे वायु से गैसों का जो पृथक्करण है, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण है, ये आसवन और प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे वायु को पृथक करते हैं प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा, तो देखते हैं कि वायु को दाब घटाते हैं, वायु का दाब कम करके दाब को बढ़ा करके तापमान को कम करके वायु को संपीड़ित और ठंडा करना, वो द्रवित वायु बन जाएगी। फिर द्रवित वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण होता है। जैसे देखते हैं ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो विभिन्न क्वथनांक पर ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का क्वथनांक -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का क्वथनांक जो होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी डिग्री सेल्सियस क्वथनांक पर ये उबलते हैं। और -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन जो है वायु मंडल के अंदर इसका जो परसेंट यानी कि आयतन देखा जाए तो ये 20.9 यानी कि लगभग 21% के बराबर होता है। ऑर्गन 0.9% के बराबर होता है और नाइट्रोजन होता है वो 78.1% यानी कि 78 लगभग 78% के समथिंग होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा निकाला जाता है। आसवन और प्रभाजी आसवन के बाद में क्रिस्टलीकरण विधि को देखते हैं। क्रिस्टलीकरण के अंदर अगर कोई अशुद्ध नमूना है उससे शुद्ध कॉपर सल्फेट को अगर निकालना हो तो क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा अलग करते हैं। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में अशुद्ध ठोस विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से उत्तम मानी जाती है। वाष्पीकरण जो होती है उससे क्रिस्टलीकरण उत्तम होती है। इसका अनुप्रयोग की बात करें तो ये समुद्री जल से अगर नमक प्राप्त करते हैं, नमक को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना है तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन के बाद में देखते हैं पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है, वो उसका रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तन लाता है और नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना और तेल का जलना, ये इनके अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आज यहीं तक। इसके बाद में अगर लास्ट इसका पार्ट आएगा दूसरे चैप्टर का, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है। ठीक है, तत्वों के अंदर अपन देखेंगे धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक और मिश्रण में अंतर देखेंगे। और इसी के साथ में अपना ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में इसका एक लास्ट पार्ट और लेके आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एक साथ। लगभग कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 50+ रहने वाले हैं। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।